हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली ईपीएफओ। आज के पर्टिकुलर लेक्चर में हम जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल से डील करेंगे। देखिए, ये जो टॉपिक है ये माना जाता है कि जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए चैलेंजिंग है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत ही बेसिक सिलेबस जो है वो ईपीएफओ के सिलेबस में अकाउंटिंग से रिलेटेड गिवन है। और अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखोगे तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं, जो बिल्कुल डुएबल हैं। और कोई भी बच्चा जिसने थोड़ा बहुत भी आइडिया लिया होगा अकाउंटिंग का, बेसिक अकाउंटिंग साइकिल भी पढ़ा होगा, वो भी इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकता था। तो क्वेश्चंस बहुत डुएबल थे और आसानी से जो है ये क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अकाउंटिंग क्या होता है, बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है, अगर आप इसी को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप आधे ज़्यादा क्वेश्चन तो आपके यहाँ से ही निकल जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग क्या होता है और अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में क्या डिफरेंस है। अकाउंटिंग क्या है और बुक कीपिंग क्या है। हम तो यही सोचते हैं ना, अकाउंट्स में क्या होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन हुई है उसे रिकॉर्ड करना, फिर उसे हम एनालाइज करते हैं कि हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, फिर हम उसे फाइनली समराइज करते हैं और फिर हम उसे कम्युनिकेट करते हैं। बट इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, उससे भी पहले हम कुछ टर्म्स को देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांजैक्शन क्या होता है। ट्रांजैक्शन क्या होता है, देखिए, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है जो भी सेल्स या परचेज होती है बिजनेस में, उन्हें हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। अगर आप इन टर्म्स को अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आगे आने वाले जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन का मतलब होता है जो भी बिजनेस में सेल्स या परचेज हुई है उसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती है आइडेंटिफाई करना। अब कोई ट्रांजैक्शन हुई है तो उसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने का क्या मतलब है, आइडेंटिफाई करने का मतलब है कि देखना कि क्या वो बिजनेस नेचर की है, कि क्या वो बिजनेस नेचर की है। बिजनेस नेचर की है मतलब यानी उसमें बिजनेस से रिलेटेड कुछ सेल्स या परचेज हुई है या सिंपल डोनेशन हुई है। इन द सेंस अगर कोई गुड्स है, कोई सामान है, उसका सेल्स या परचेज हुआ है तो वो बिजनेस नेचर का होगा, राइट। क्योंकि उसमें मनी एक्सचेंज हुई, किसी ने पैसा दिया, किसी ने पैसा लिया, जिसने सेल्स की उसने पैसा लिया और जिसने परचेज की उसने पैसा दिया, तो ये बिजनेस नेचर की है। लेकिन अगर हम बात करें डोनेशन की, तो डोनेशन में तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई ना, वहाँ तो कोई सेल परचेज नहीं हुई। तो सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन है वो बिजनेस नेचर की है या नहीं है। उसमें बिजनेस के रिलेटेड ट्रांजैक्शन जो होती हैं वही हम रिकॉर्ड करते हैं। आई होप दिस टर्म इज़ क्लियर टू यू कि ट्रांजैक्शन क्या होता है, और उसके बाद हम जो आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ट्रांजैक्शन बिजनेस नेचर की है या नहीं है। जब हम इतना कर लेते हैं तो थर्ड हम इम्पॉर्टेंट काम क्या करते हैं, हम उसे मेयर करते हैं। मेयर करने का मतलब है कि देखना कि वो मनी की टर्म्स में हम उसे देखते हैं कि इस पर्टिकुलर जो पर्टिकुलर गुड है या जो आइटम है, इसको हम मेयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, कि इसमें पैसे का एक्सचेंज हुआ या नहीं हुआ। अब अगर हम किसी को फ्री में सर्विस दे रहे हैं तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मनी एक्सचेंज नहीं हुई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग में बेसिकली हम लोग एक बुक होती है जिसे हम कहते हैं जर्नल। इसे ध्यान से पढ़िएगा, लास्ट ईयर क्वेश्चन इसमें से ही आया था। जर्नल में हम जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनको रिकॉर्ड कर देते हैं। उनको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। जैसे आप स्कूल जाते थे और स्कूल में आप लोग रफ कॉपी पे सारा काम नोट कर लेते थे। मैथ का था, हिंदी का था, इंग्लिश का था, सोशल स्टडीज़ का था, साइंस का था, सब काम जो है वो आप स्कूल में एक रफ कॉपी पे करते थे, जिसे हम जिसे हम अकाउंटेंसी में जर्नल कहते हैं। इसमें सारी ट्रांजेक्शन्स जो होती हैं वो रिकॉर्ड हो जाती हैं, ठीक है। सो इट रिकॉर्ड एवरीथिंग, इट रिकॉर्ड एवरी ट्रांजेक्शन, हर एक ट्रांजेक्शन जो है वो उसे रिकॉर्ड कर देता है जर्नल में। अब जब रिकॉर्डिंग हुई जर्नल में, उसके बाद हम क्लासीफाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो सब रिकॉर्ड हो गए। फिर नेक्स्ट आ जाता है हम इसे क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई में क्या होता है, जब जैसे आपने स्कूल में जो रफ वर्क किया उसमें आपने सारे ही सब्जेक्ट्स को एक ही कॉपी पे किया, लेकिन जब आप घर आए तो आपने सेपरेट कॉपीज़ पे उसे नोट डाउन किया। जैसे मैथ की अलग कॉपी ली, राइट, उसके बाद आपने इंग्लिश की अलग कॉपी ली,
इंग्लिश का काम जो है वो इंग्लिश में किया, फिर आपने हिंदी का काम हिंदी में किया, ऐसे सेपरेट कॉपीज़ बनाई। इसी तरह अकाउंटिंग में क्लासीफाई जब हम करते हैं, जिसे हम लेजर कहते हैं, क्या कहते हैं, लेजर कहते हैं, इसमें हम लोग चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं, अकाउंट्स को क्लासीफाई करते हैं। अच्छा, सेल्स की जो कॉपी होगी उसमें सेल्स की अकाउंट डालेंगे, जो परचेज़ की होगी उसको उसमें परचेज़ के डालेंगे, जहाँ पे इनकम हमें मिली, कुछ ऐसे हमारी सेल्स होती हैं जहाँ पे हमें इनकम रिसीव होती है, वो हम इनकम अकाउंट में लिखेंगे। अदर सेल्स में हम लोग एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखेंगे। तो उसके बाद हम क्लासीफाई करते हैं। फिर नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम उस समराइज़ करते हैं। अब समराइज़ का मतलब हमें पता है, समराइज़ का क्या मतलब होता है, फाइनल जो हम टोटल करना, राइट। इसमें हम लोग टोटल करते हैं इसमें हम लोग कि पूरे साल में हमारी कितनी सेल्स हुई, कितनी परचेज हुई, कितनी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो हमारी हुई, इसे कहते हैं समराइज़ करना। समराइज़ करने के बाद नेक्स्ट क्या करते हैं, हम लोग एनालाइज एंड इंटरप्रेट करते हैं। एनालिसिस करते हैं और इंटरप्रिटेशन करते हैं। अब देखिए, दोनों जो है वो अलग अलग टर्म है, ठीक है, दोनों एक नहीं है। एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में क्या डिफरेंस है, एनालाइज का करने का मतलब होता है देखना कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। आई रिपीट, एनालिसिस में क्या होता है, हम देखते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और इंटरप्रेट में हम लोग देखते हैं कि अगर लॉस हुआ तो हम कहाँ लैग कर रहे हैं, ठीक है। इफ़ लॉस, अगर हमें लॉस होता है तो हम चेक करते हैं कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं, कहाँ पे हमारी कमियां हैं। उसके बाद जब हम पूरा एनालाइज कर लेते हैं, इंटरप्रेट कर लेते हैं, तो लास्ट में हम कम्युनिकेट करते हैं। हम बताते हैं कि इस साल हमें प्रॉफिट हुआ, हमें लॉस हुआ। किसको बताते हैं, एक होते हैं हमारे जो इंटरनल जो कंपनी के इंटरनल मेंबर्स होते हैं उनको बताते हैं, और एक होते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल यानी अपने मैनेजमेंट को बताते हैं कि इस साल हमारी कंपनी में लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, ताकि नेक्स्ट ईयर जो है वो हम लोग इम्प्रूव कर सकें। और एक्सटर्नल में हम लोग बैंक्स को बताते हैं ताकि हमें लोन मिल जाए, टैक्स अथॉरिटीज़ को बताते हैं अगर हमें लॉस हुआ तो हमें टैक्स में थोड़ा कंसेशन मिल जाए। तो हम कम्युनिकेट करते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, ये अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस होता है। अब आप कहोगे कि मैम हम तो अकाउंटिंग और बुक कीपिंग पढ़ने लगे थे, आपने इतना सब पढ़ा दिया। देखिए, इसका रीज़न था पढ़ाने का। क्यों, क्योंकि बुक कीपिंग में क्या आएगा और अकाउंटिंग में क्या आएगा वो हम यहीं से देखेंगे। अब ये जो पूरा साइकिल हमने लिया है, इस साइकिल में हम लोग देखते हैं कि बुक कीपिंग में क्या आएगा और अकाउंटिंग में क्या आएगा। देखिए, बुक कीपिंग जो होता है ना, ये सबसे प्राइमरी टास्क होता है, मतलब पहले हम लोग बुक कीपिंग करते हैं। और अकाउंटिंग जो होता है ये सेकेंडरी टास्क होता है, यानी पहले एक बार बुक कीपिंग हो गई फिर हम अकाउंटिंग करते हैं। अब अगर पहले बुक कीपिंग होगी तो सबसे पहले उसमें क्या आएगा, आइडेंटिफाई आएगा। हम देखेंगे कि ये जो हमने ट्रांजैक्शन की है ये बिजनेस नेचर की है या नहीं है। आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसे मेयर करेंगे कि अच्छा, बिजनेस नेचर की तो है, लेकिन क्या इसमें मनी का एक्सचेंज हुआ या नहीं हुआ। फिर हम देखेंगे, फिर हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। अगर वो मनी नेचर की है तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। किस में रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। रिकॉर्ड करने के बाद हम उसे क्लासीफाई करेंगे कि सेल्स को अलग से क्लासीफाई किया जाए और जो परचेस है, परचेस का अकाउंट अलग से बनाया जाए। तो इतना काम जो है वो हम बुक कीपिंग में करते हैं। ये काम जो होता है ये रूटीन का काम है, यानी इसको डेली ही करना है। और ये कौन करेगा, ये जो जूनियर स्टाफ होता है वो करता है, ठीक है, ये जूनियर स्टाफ जो होता है वो करता है। लेकिन अकाउंटिंग एक ब्रॉडर टर्म है, ये जो है ये एक ब्रॉडर टर्म है ना, ये एक ब्रॉडर टर्म है। इसको चार्टेड अकाउंटेंट्स वगैरह जो होते हैं ना वो इन्वॉल्व होते हैं इसमें जूनियर स्टाफ इन्वॉल्व नहीं होता। और ये जो होता है ये रूटीन काम नहीं होता, ये ईयर के अकाउंट में या पर्टिकुलर पीरियड के अकाउंट में किया जाता है। क्यों, क्योंकि आइडेंटिफाई, मेयर, रिकॉर्ड और क्लासीफाई तो हमने यहाँ तक कर लिया। अब क्लासीफाई करने के बाद क्या था, नेक्स्ट स्टेप क्या था, समराइज करना था, टोटल करना था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो एनालाइज करना था, इंटरप्रेट करना था, राइट। उसके बाद कम्युनिकेट करना था कि हमें लॉस हुआ, ये प्रॉफिट हुआ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्किल्स रिक्वायर्ड है, यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है, स्किल्स रिक्वायर्ड है। क्योंकि यहाँ पे वो देख रहे हैं कि अगर हमें प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ और नेक्स्ट ईयर हम कितना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं, और अगर लॉस हुआ तो उसको प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एनालिटिकल है इन नेचर में, ये एनालिटिकल है इन नेचर में।
तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अगर आपको इतना भी समझ आ गया है तो अकाउंटिंग में आपको बहुत चीज़ें समझ आ गई हैं, ठीक है। तो अगर आप इस लेक्चर को 2 से 3 बार देखेंगे तो उसके बाद आपको अकाउंटिंग में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। चलिए आप देखते हैं अकाउंटिंग क्या है। मैंने आपको पहले ही बोला कि अकाउंटिंग जो है ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम लोग देखिए इसको हम लोग आइडेंटिफाई मेयर कलेक्ट को यहाँ पे भी डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि बुक कीपिंग इसी के अंडर तो आ रहा है, बुक कीपिंग अकाउंटिंग के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब अकाउंटिंग के अंदर सब आ रहा होगा। तो इसीलिए हम लोग अकाउंटिंग के अंडर जो है उसको भी डाल देते हैं, उसमें भी डाल देते हैं आइडेंटिफाई करना, मेयर करना, कलेक्ट करना, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना और कम्युनिकेट करना फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को टू इट्स यूज़र। यूज़र कौन कौन से हैं इसके? इंटरनल यूज़र जो इसके खुद के एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट है, और एक्सटर्नल यूज़र्स गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटी, बैंक्स, ठीक है, टैक्स अथॉरिटी, बैंक्स और गवर्नमेंट, इनको जो है ये कम्युनिकेट करते हैं। तो ये आ गया अकाउंटिंग। बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग जो है देखिए बुक कीपिंग में लिखा है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं और क्लासीफाई करते हैं उनको लेजर्स में। जो सब कुछ हम एक हेडिंग के अंडर लिख रहे हैं जिसमें सब कुछ आ जाता है उसको क्या बोलते हैं? जर्नल। क्या बोलते हैं? जर्नल। और जब हम उन्हें क्लासीफाई करते हैं तो उसे हम बोलते हैं लेजर। क्या बोलते हैं? लेजर। इसको आपको याद रखना है, जब हम स्कूल में जाते थे तो जो हम रफ कॉपी पे सारा काम करते थे, इसको आपको रफ कॉपी से याद रखना है कि रफ कॉपी पे जो हम सारा काम करते थे ना उसे हम जर्नल बोलते थे, और फिर हम जो सेपरेट कॉपीज बनाते थे ना घर आके तो उसे लेजर बोलते थे। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, बाकी चीज़ें जो है वो आपको अकाउंटिंग साइकिल में पूरी समझ आ जाएंगी। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट आ जाता है अकाउंटिंग साइकिल, जो हम पहले से डील कर चुके हैं। अब हमारे लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा, और अगर आप नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी तो आप इजीली क्वेश्चन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको इतना समझ आ गया तो आप आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस तो ऐसे ही कर लेंगे। तो नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग साइकिल। देखिए पूरा साइकिल है। मैंने आपको कहा था सबसे पहले हम देखते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं है। सबसे पहले हम ये देखते हैं ना कि कोई ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल है या नहीं है, मनी की टर्म में है या नहीं है। फिर हम उसे जर्नल में डालते थे, राइट। सबसे पहले आप क्लास में पढ़ते थे, पढ़ने के बाद आप उसे रफ कॉपी पे लिखते थे, उसे कहते थे जर्नल। अकाउंटिंग में उसे बोलते हैं जर्नल बनाना, और इस प्रोसेस को बोलते हैं जर्नलाइजिंग करना। इसे प्रोसेस को बोलते हैं जर्नलाइज करना। क्या बोलते हैं? जर्नलाइज करना। अब जर्नल में लिखना है तो जर्नलाइज करना होगा। फिर आप घर जाकर सेपरेट कॉपीज़ पे अपना काम करते थे, तो क्या बनाते थे? लेजर बनाते थे। क्या बनाते थे? लेजर बनाते थे। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस साल आपको यही क्वेश्चन आ जाए। द ट्रांजेक्शन विच आर रिकॉर्डेड फ्रॉम जर्नल टू लेजर, दिस प्रोसेस इज नोन एज पोस्टिंग। तो ये वर्ड आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है कि पोस्टिंग क्या होता है। अब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन देखते थे, मनी इन्वॉल्व हुई नहीं हुई, फिर हम जर्नल बनाते थे, फिर हम लेजर बनाते थे, फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अब आप पूछोगे मैम ट्रायल बैलेंस क्या होता है? देखिए जब हम लोग कोई काम करते हैं उसके बाद हम चेक करते हैं कि जो हमने काम किया वो ठीक किया कि नहीं किया, राइट। तो ये बेसिकली जो होता है ना ये चेक करने के लिए होता है, ये अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, लेकिन ये सिर्फ चेक करने के लिए है कि जो डेबिट और जो क्रेडिट है, जो आया या जो गया, वो बराबर है या नहीं है। ये सिर्फ इस चीज़ के लिए जो होता है वो बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का काम है चेक करना। और लास्ट में हम एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे जिसमें हम देखते थे कि हमें प्रॉफिट हुआ या हमें लॉस हुआ, ठीक है, जिसमें हमें देखते थे हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। इसमें 2 अकाउंट बनते हैं, एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट और एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इतना ज़्यादा आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगी, यहाँ बताऊंगी तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। बट अब याद रखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लास्ट एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में हम क्या देखते हैं, हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब हम इन्हें 2 हेडिंग्स में बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में हम सारे डायरेक्ट खर्चे, डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंडिचर को डालेंगे, ठीक है, जो हमने डायरेक्टली खर्चा किया। अब जैसे फॉर इंस्टेंस हमने कोई मान लीजिए हमने मशीनरी बनाई, ठीक है, हमने एक ट्रैक्टर बनाया, तो उसमें डायरेक्ट खर्चा जो आएगा वो क्या आएगा, मशीन का खर्चा आएगा। मशीन बनाने के लिए, जो ट्रैक्टर बनाने के लिए जो हमें जो भी खर्चा डायरेक्ट लगा, जैसे कि हमने आयरन लिया, उसको मोल्ड किया, फिर उसको ट्रैक्टर बनाया, फिर उसके बाद हमने उसमें पेंट किया, ये सब डायरेक्ट खर्चे आ गए। लेकिन उसके अलावा इनडायरेक्ट में क्या आ गया, जो हमने उसको इंस्टॉल कराने के लिए खर्चा लगाया, ठीक है, जो इंस्टॉल उसको वहाँ से लाया, अपने खेतों में लाया और वहाँ पे जो
इंस्टॉल करवाने के लिए उसको जो खर्चा किया उसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये सारे जो टर्म्स हैं ये अकाउंटिंग साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी जो ट्रांजैक्शन है सबसे पहले हम उसे देखते हैं कि वो फाइनेंशियल नेचर की है या नहीं है, फिर जर्नल बनाते हैं, फिर लेजर बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं चेक करने के लिए कि ट्रांजैक्शन ठीक से हुई कि नहीं हुई, दोनों साइड बराबर हैं कि नहीं है, डेबिट और क्रेडिट बराबर है, जितना आया उतना गया या नहीं, ये देखते हैं। और फिर लास्ट में देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है इसको क्या कहते हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, है ना, एनालाइज कर रहे हैं, फिर हम एनालाइज कर रहे हैं कि ये ट्रांजैक्शन है कि नहीं है, बिजनेस नेचर की है कि नहीं है, फिर जर्नलाइज कर रहे हैं जिसमें हम जर्नल बना रहे हैं, फिर पोस्टिंग यानी उसको जर्नल से उठा के लेजर में डाल रहे हैं, सेपरेट सेपरेट बुक्स बना रहे हैं, सेपरेट सेपरेट अकाउंट्स बना रहे हैं, फिर उसके बाद समराइज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम एडजस्ट कर रहे हैं, अगर हमें वहाँ पे लगता है कि कोई चीज़ जो है वो एक्स्ट्रा आ गई है या कोई चीज़ मिस हो गई है तो उसे ऐड किया जाता है, एडजस्ट करते हैं, उसे करेक्ट करते हैं, फिर उसे दोबारा ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर क्लोज करते हैं और फाइनलाइज कर देते हैं कि हमें बिजनेस इस साल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। अब हम क्वेश्चन करेंगे और आप देखेंगे कि आपको पता चल जाएगा कि कितने ईजी क्वेश्चंस आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बुक इन विच ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस यूनिट इज रिकॉर्डेड। तो आप खुद बताइए पहली बुक कौन सी है। क्या सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, ये तो लास्ट में, ये तो स्टेटमेंट है, ये तो लास्ट में बनती है। कैश बुक बनाते हैं, ये तो सिर्फ कैश के लिए बनती है। लेजर, लेजर तो आपको पता है, लेजर में तो क्लासीफाई करते थे। सबसे पहले क्या बनाते थे, एक रफ कॉपी बनाते थे, यानी जर्नल बनाते थे जहाँ पे सारे ही ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते थे। तो देखा आपने कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए, इसके लिए मैंने ये ऐड किया है। देखिए बुक कीपिंग में हम आइडेंटिफाई, मेयर, रिकॉर्ड और क्लासीफाई, 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। आइडेंटिफाई, मेयर, रिकॉर्ड एंड क्लासीफाई, ये 4 चीज़ें आपने यहाँ याद रखनी है। और बाकी का जो है ये देखिए, ये तो इसके अंडर आएगा ही, उसके अलावा समराइज, इंटरप्रीट, एनालिज, ये सब अकाउंटिंग में आएंगे। ये फर्स्ट स्टेप होता है और बेस होता है। ये क्या होता है, जहाँ पे बुक कीपिंग खत्म होती है वहाँ से अकाउंटिंग शुरू होती है। ठीक है, तो जहाँ बुक कीपिंग खत्म होगी वहाँ से अकाउंटिंग शुरू होगी। और ये जो है, ये बुक कीपिंग जो है कैन नॉट बी बेस्ड ऑन बुक कीपिंग ओनली, कैन बी बेस्ड ऑन अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग के ऊपर बेस्ड हो सकती है। क्यों, क्योंकि इसमें बेसिकली देखिए इसमें क्या होता है, बुक कीपिंग जो होता है ये इनिशियल स्टेप होता है, राइट। सबसे पहले जो प्राइमरी टास्क होता है वो बुक कीपिंग होता है, और ये जो होता है सेकेंडरी टास्क होता है, और ये इसको अपने अंडर सब्ज्यूम भी करता है, यानी ये ब्रॉडर टर्म है। नेक्स्ट आ जाता है, ये हेल्प करता है सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना, और इसका मतलब होता है एसर्टन करना, देखना कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। इसका काम सिर्फ रिकॉर्ड करना नहीं है, अकाउंटिंग का काम रिकॉर्ड करना नहीं है, अकाउंटिंग का काम एसर्टन करना है, और बुक कीपिंग का काम रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट ये जो होता है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड आफ्टर बुक कीपिंग प्रोसेस, पहले बुक कीपिंग होगा फिर अकाउंटिंग होगा। ठीक है, तो ये बुक कीपिंग जो होता है बनेगा तभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कोई स्पेशल स्किल्स नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि रूटीन वर्क है, जस्ट नोट डाउन ही तो करना है। लेकिन यहाँ पे स्किल्स की, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ही एनालिटिकल है और ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। जो चार्टेड अकाउंटेंट्स होते हैं वो इसीलिए होते हैं, देखना कि कैसे बिजनेस के प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर सकें और कैसे हम जो भी हमारे एक्स्ट्रा खर्चे हैं उनको कम कर सकें ताकि प्रॉफिट हमें हो। तो वो काम जो होता है बहुत एनालिटिकल काम होता है जो चार्टेड अकाउंटेंट्स करते हैं। नेक्स्ट आता है कि एट्रीब्यूट्स हैं अकाउंटिंग के, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, मेयर करना, रिकॉर्ड करना, है ना, क्लासीफाई करना, समराइज करना, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करना और कम्युनिकेशन करना। तो देखा अकाउंटिंग कितना इजी है। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको हम 2 बंदों से कम्युनिकेट करते हैं, एक एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं, एक इंटरनल। इंटरनल में हमारे खुद के मैनेजर, डायरेक्टर्स, इंटरनल ऑडिटर, सेल्स स्टाफ, बजट के ऑफिसर्स और कंट्रोलर्स होते हैं, और एक्सटर्नल में जो लेंडर्स होते हैं जो हमें लोन देंगे, हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने हमारे कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, गवर्नमेंट को बताते हैं, कंज्यूमर को बताते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर को बताते हैं, कस्टमर्स को बताते हैं। तो ये जो होते हैं 2 तरह के कम्युनिकेशन जो है हम करते हैं, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। एडवांटेज क्या है अकाउंटिंग का, देखिए फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हमें पता चलेगा कि हमें प्रॉफिट हुआ या हमें लॉस हुआ।
प्रॉफिट और लॉस के बारे में हमें पता चलेगा। हम बेटर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अपनी कॉस्ट्स को ताकि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो, उससे हमें हेल्प होगी, डिसीजन मेकिंग में हेल्प होगी। ठीक है, ये इससे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं एविडेंस कि कल हमें दिखाना पड़े कि हाँ हमारे इतने खर्चे हुए हैं, वो हम दिखा सकें, टैक्स अथॉरिटीज़ को हम दिखा सकें, हमारे पास प्रूफ हो। उसके बाद हमें बिज़नेस लोन्स भी मिलते हैं इसके बेसिस पे, जब हम एक प्रॉपर रिकॉर्ड बनाते हैं। ठीक है, इससे हम पेमेंट कर सकते हैं, हमें पता चलेगा हमारे कितने डेटर हैं, ठीक है, हमारे कितने क्रेडिटर हैं। डेटर यानी जिनको हमने पैसा देना है ना, हमारे कितने डेटर्स हैं जिनको हमने पैसा देना है, हमारे कितने क्रेडिटर हैं, क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने हमें पैसा देना है ना। तो ये चीज़ें जो हैं ये भी हमें पता चलेंगी। उसके बाद हमें और क्या पता चलेगा, इससे हमें टैक्स पर्पस में भी ये ज़रूरी होता है क्योंकि टैक्स अथॉरिटीज़ को भी हमें दिखाना होता है ताकि हमें टैक्स में कुछ कंसेशंस मिले। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेज क्या है अकाउंटिंग के। देखिए बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस है। कॉस्टली क्यों है? क्योंकि अगर आपको अपने बिजनेस का प्रोसेस के बारे में पता करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम कैसे एनहांस कर सकते हैं, प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, तो आपको चार्टेड अकाउंटेंट हायर करने पड़ेंगे, तो वो कॉस्टली प्रोसेस है ना। उसके अलावा बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। उसके अलावा जो है वो इस पर स्पेशल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जिनको स्पेशल नॉलेज नहीं होगी उनको हम हायर नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे स्किलफुल पर्सन्स चाहिए, है ना। आप अनस्किल्ड वर्कर को यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जो हम रिकॉर्ड करते हैं ना, जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो दो एंट्रीज़ के अंडर करते हैं। एक होता है सिंगल एंट्री, एक होता है डबल एंट्री। सिंगल एंट्री में हम एक ही बुक लेते हैं, एक ही, और डबल एंट्री में हम डबल साइड रिकॉर्ड करते हैं। देखिए एक अगर हमने एक बुक ली है, उस बुक में अगर हम दो एंट्रीज बना रहे हैं, यानी कितना आया, कितना डेबिट हुआ और कितना क्रेडिट हुआ, यानी इसको मान लीजिए फॉर इंस्टेंस अलग अलग अकाउंट में अलग अलग होता है, लेकिन अगर आप 2 मिनट के लिए मान लीजिए कि हमारे पास कितना पैसा आया और कितना हमारे पास गया। ठीक है, कितने एसेट्स जो हैं वो हमारे पास आए और कितने एसेट्स हमारे पास गए। तो अगर हम इसको देखें एसेट्स में, जैसे हम कैश ले रहे हैं, कैश भी तो एक एसेट है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि कितना कैश हमारे पास गया। तो हमने दो एंट्री बनाई ना, एक साइड डेबिट बनाया कि कितना कैश आया, एक साइड क्रेडिट बनाया कि कितना कैश गया। तो ये जो डबल एंट्री है ना, इसमें डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट जो होते हैं ट्रांजेक्शन के, दोनों को रिकॉर्ड करते हैं। डेबिट का मतलब क्या है? डेबिट का मतलब है अगर एसेट है तो एसेट में देखते हैं, अगर एसेट में, एसेट बहुत चीज़ें होती हैं। अब एसेट एक फर्नीचर भी तो एक एसेट है, जो एक स्टॉक है हमारे, जो हमारी दुकान पे जो सामान बचा हुआ है जो भी बिका नहीं है वो भी तो एक एसेट है, कैश भी तो एक एसेट है। ये सब क्या है? ये सब एक एसेट है, राइट। इनकी एक वैल्यू है, एक मनी की टर्म में एक वैल्यू है, इसलिए ये एसेट है। अगर एसेट हमारे पास आता है तो उसे हम डेबिट करते हैं, और अगर हमारे पास कैश गया तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। जो कम हुआ उसे हम क्रेडिट करते हैं एसेट की फॉर्म में। ठीक है, तो इसको हम दोनों देखते हैं, क्या कितना आया, कितना गया। फिर सब्सिडरी बुक्स जो होती है मेंटेन करते हैं। सब्सिडरी बुक्स क्या होगी? जैसे हमने एक सेपरेट कैश बुक बना दी, ठीक है, जैसे हमने एक सेपरेट कैश बुक बना दी, तो यहाँ पे जो कैश बुक होती है ना, उसको हम सब्सिडरी बुक कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम कैश को देख रहे हैं कि कैश कितना आया और कैश कितना गया, तो वो भी हम इससे बना सकते हैं। उसके अलावा लेजर जो होता है ना, लेजर में 3 तरह के अकाउंट होते हैं। देखिए मैंने कहा था जर्नल में सारा रफ वर्क एक ही बुक पे करते हैं, फिर नीचे बनाते हैं लेजर में क्लासीफाई करते हैं। अब वो क्लासीफाई मान लीजिए आपने किया जैसे मैथ की बुक, तो ठीक है, मैथ की बुक को मान लीजिए हमने यहाँ पे पर्सनल अकाउंट कहा। फिर आपने हिंदी का काम किया, उसको मान लीजिए हमने रियल अकाउंट कहा। फिर आपने इंग्लिश का काम किया जिसे हमने नॉमिनल अकाउंट कहा। तो ऐसे सेपरेट लेजर के अंडर अकाउंट्स बनते हैं, लेजर के अंडर ऐसे अकाउंट बनते हैं। अब पर्सनल किसी पर्सन का नाम होगा, पर्सन में कंपनी भी आ जाएगी, जैसे इन्फोसिस है तो वो भी एक कंपनी है, पर्सनल है, ठीक है, कोई पर्सन है। रियल अकाउंट में एसेट्स को देखते हैं। एसेट टेंजिबल भी हो सकते हैं, इनटेंजिबल भी। टेंजिबल आपको पता है जिनको हम टच कर सकते हैं, और इनटेंजिबल जिनको हम टच नहीं कर सकते, वो सब आ जाएंगे। और नॉमिनल मतलब कितना इनकम हुई और कितना एक्सपेंडिचर, है ना, कितना पैसा आया कितना गया, ये नॉमिनल अकाउंट में हम देखेंगे। तो ये सेपरेट बना सकते हैं डबल एंट्री के अंडर। ट्रायल बैलेंस हम बनाएंगे, क्यों? क्योंकि इसमें हमें चेक करना है कि हमारा कैलकुलेशन ठीक से हुआ कि नहीं हुआ। वो तभी तो करेंगे जब हम एक साइड देखेंगे कितना आया और कितना गया, तभी तो हम चेक करेंगे कि जितना आया उतना गया कि नहीं, बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट सबसे लास्ट में बनती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंडर ही आती है, उससे बनाते हैं।
सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या है, देखिए अब मान लीजिए एक चाय वाला है, ठीक है। अब एक चाय वाला है, उसको डेबिट क्रेडिट नहीं पता, क्यों? क्योंकि वो एक अनस्किल्ड वर्कर है। तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ इतना लिखेगा, एक कॉपी बनाएगा, ठीक है। उसने कॉपी बनाई, उसमें लिखेगा मैंने राम से इतना पैसा लेना है, राम से 50 रुपये लेने हैं, ठीक है। मोहन है, मोहन से मैंने 10 रुपये लेने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर साहिल है तो साहिल से मैंने 60 रुपये लेने हैं। तो वो ये जो एक अकाउंट बना रहा है, उसको नहीं पता कितना डेबिट है कितना क्रेडिट है। या अगर वो एक अकाउंट बनाएगा जिसमें वो रिया का नाम लिखेगा, तो कहेगा कि रिया को मैंने 10 रुपये देने हैं। तो उसको नहीं पता कि इसको अलग अलग बनाते हैं, वो सब एक ही में बना रहा है। तो इसे हम कहेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। ये मिक्सचर होता है दोनों का। यहाँ पे कोई सब्सिडरी बुक नहीं बनाती है, यहाँ पे सिर्फ कैश बुक बन रहा है, यहाँ पे सिर्फ पैसे का काम हो रहा है। इसके अलावा आप और कोई काम नहीं कर रहे, ये सिर्फ कैश बुक है। देखिए यहाँ पे कोई सब्सिडरी बुक नहीं बनती है, सिर्फ एक्सेप्ट कैश बुक बनती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सिंगल एंट्री सिस्टम के अंडर सिर्फ कैश बुक ही बनती है। कितना पैसा उसने लेना है, कितना पैसा उसने देना है, बस वो यही रिकॉर्ड करेगा यहाँ पे। तो लेजर में सिर्फ पर्सनल अकाउंट है। देखिए पर्सनल अकाउंट क्यों है, क्योंकि मैंने आपको कहा था यहाँ पे पर्सन का नाम आ रहा है। राम से इतना पैसा लेना है, रिया को इतना पैसा देना है, श्याम से इतना पैसा लेना है, मोहन को इतना पैसा देना है। तो यहाँ पे सिर्फ पर्सन्स के नाम आ रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ पर्सनल अकाउंट बनेगा, ठीक है। यहाँ पे रियल और नॉमिनल अकाउंट नहीं बनेगा। देखो यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम में रियल अकाउंट भी बन रहा था और नॉमिनल अकाउंट भी बन रहा था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पर्सनल अकाउंट बन रहा है। तीन में से सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है सिंगल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई डेबिट और क्रेडिट अलग अलग से तो लिखा नहीं, सब मिक्स करके लिखा है। तो ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा, दोनों साइड कैसे देखेगा वो बराबर है कि नहीं है, सिर्फ रफ एस्टिमेट देता है, ठीक है। अब चाय वाला जो है उसको इतना एनालिटिकल काम तो नहीं करना होता है ना, उसको सिर्फ यही देखना होता है। तो जस्ट रफ एस्टिमेट देता है कि अच्छा आज एक दिन में 200 रुपये या 250 रुपये कमा लिए। नेक्स्ट आता है गैप क्या है। देखिए ये कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड, जिन्हें हम कहते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्या कहते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ये होते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं गैप। ये बेसिकली रूल्स होते हैं। प्रिंसिपल्स का क्या मतलब होता है, कोई भी रूल्स होते हैं जिन्हें यूज़ किया जाता है कि कैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाएं, या ये गाइडलाइंस होती हैं जो अकाउंटेंट यूज़ करता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को बनाने के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ रूल्स को, कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है अकाउंटिंग के ड्यूरेशन में, अकाउंट्स बनाने के टाइम पे। तो वो जो रूल्स होते हैं, वो जो गाइडलाइंस होती हैं, उन्हें हम कहते हैं जनरली एक्सेप्टेड गाइडलाइंस, ठीक है। गाइडलाइंस होती हैं, उन्हें हम कहते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और यहाँ पे इंडियन जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, वो बॉडी होती है इंडिया में जो इन रूल्स को, इन प्रिंसिपल्स को बनाती है। तो कौन सी बॉडी बनाती है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इन बेसिकली इन प्रिंसिपल्स को, इन रूल्स को, इन गाइडलाइंस को बताती है कि इस तरह से आपको अकाउंटिंग इक्वेशंस बनानी है। इन द सेंस कि पूरी कंट्री में एक जैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मुंबई में अलग अकाउंटिंग टर्म्स चल रही हैं, दिल्ली में अलग चल रही हैं। तो सब यूनिफॉर्मिटी को लाने के लिए ये बॉडी जो है ये सेटअप की गई थी। नेक्स्ट आता है क्या फंडामेंटल है अकाउंटिंग एजम्पशंस के। फंडामेंटल मतलब अगर अकाउंटिंग में आप काम कर रहे हो, अगर आप अकाउंट्स बना रहे हो, अकाउंट से डील कर रहे हो, तो ये प्रोसेस आपके, ये कंसेप्ट जो है ये आपकी अकाउंटिंग में आने ही आने चाहिए। जैसे गोइंग कंसर्न है। देखिए गोइंग कंसर्न का मतलब ये है कि अगर आप बिजनेस शुरू करते हो तो आप ये तो नहीं सोचते ना कि मैं सिर्फ 10 दिन के लिए एक दुकान बनाऊंगा, ठीक है, 10 दिन के लिए एक दुकान सेटअप करूंगा, ऐसा तो नहीं सोचते ना। आप एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए सोचते हो कि जब तक मुझे फ़ायदा होता रहेगा तब तक मैं ये बिज़नेस चलाता रहूँगा, ये चलाती रहूँगी। तो ये प्रिज्यूम करते हैं गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न क्या मतलब, चलता रहे चलता रहे। इसमें ये प्रिज्यूम किया जाता है कि बिज़नेस जो है उसमें उसको कोई इंटेंशन नहीं है हमारी कि हम उसे नियर फ्यूचर में बंद कर देंगे, ठीक है, कि हम उसे जल्दी बंद कर देंगे, ऐसा हमारा कोई वो नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर हम बिज़नेस शुरू ही क्यों करेंगे। तो हम सोचते हैं कि हम बिज़नेस लंबे टाइम तक चलाएं। नेक्स्ट एक्रूअल कंसेप्ट आता है। एक्रूअल कंसेप्ट कहता है कि जो ट्रांजैक्शन हुई, ठीक है, आपने कुछ सेल्स की, मान लीजिए आपने 10,000 का, आपका फर्नीचर की दुकान है, आपने 10,000 का कोई टेबल बेचा, ठीक है। अगर आपने 10,000 की चेयर टेबल बेची हैं तो वो ट्रांजैक्शन को आप कब अकाउंट करोगे, ठीक है। अ ट्रांजैक्शन इज अकाउंटेड एट द टाइम व्हेन इट इज एंटर्ड इनटू ए नोट व्हेन सेटलमेंट टेक प्लेस। देखिए आपने जो है उधार पे आपने जो है वो एक बेची, आपने उधार पे चेयर या टेबल, चेयर प्लस टेबल का एक सेट बेचा 10,000 रुपये का, ठीक है। 10,000 रुपये का आपने क्रेडिट पे बेचा, क्रेडिट होता है उधार, ठीक है, कैश में नहीं बेचा, क्रेडिट पे बेचा। तो अब आप अपनी जो बुक्स है, ट्रांजैक्शन की बुक है, उस पर आप क्या रिकॉर्ड करोगे,
जब पैसा आएगा तब रिकॉर्ड करोगे? नहीं, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। आपने जब बेची तभी आप उसको रिकॉर्ड कर लोगे, ठीक है? जब आपकी दुकान से वो सामान गया तभी आप उसे रिकॉर्ड कर लोगे, ना कि जब कैश आया। अब उसने 2 महीने के बाद आपको कैश दिया तो 2 महीने के बाद आप उसे रिकॉर्ड नहीं करोगे कि आज मेरे पास पैसा आया तो मैं आज रिकॉर्ड करूँगा। एक्रूअल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। एक्रूअल कंसेप्ट कहता है कि चाहे आपने क्रेडिट पे बेची है, चाहे आपने उधार पे बेची है, लेकिन आपको इसे रिकॉर्ड तभी करना है जब आप उसमें एंटर हुए, जब आपने ट्रांजेक्शन कर दी, ठीक है? तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर है, एक्रूअल कंसेप्ट क्या होता है। नेक्स्ट आता है कंसिस्टेंसी। देखिए, कंसिस्टेंसी हम अपनी पढ़ाई में भी कहते हैं कि जो आपने एक बार कमिटमेंट कर ली उसको आपको पूरा करना है। अकाउंटिंग में बोलते हैं कि जो आपने प्रैक्टिस एक बार अडॉप्ट कर ली, जो आपने सोचा कि हम इस तरीके से पर्टिकुलरली ये प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे, वही आपको ईयर आफ्टर ईयर जो है वो फॉलो करने हैं, ठीक है? तो जो भी आपने प्रिंसिपल्स, जो भी आपने प्रैक्टिस एक बार अकाउंटिंग में फॉलो कर दी, वही आपको करनी है। जैसे फॉर इंस्टेंस, अगर आपने सोचा कि अगर आपको इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो सबसे पहले मॉर्निंग में उठकर आपको अकाउंटिंग 1 घंटा पढ़नी है, तो चाहे 2 महीने हैं एग्ज़ाम को, 4 महीने, आपको रोज़ करना वही करना है। रोज़ सुबह अकाउंटिंग पढ़नी है। इसी तरह अकाउंटिंग में भी कंसिस्टेंसी का मतलब है जो प्रैक्टिस आपने एक बार अडॉप्ट कर ली आपको वही फॉलो करनी है। इसको चेंज कर सकते हैं अगर आपके पास 3 कंडीशन, अगर लॉ कहता है, लॉ चेंज हो गया, जो इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम में जो कानून बनाए जाते हैं, जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, अगर वो चेंज हो जाती हैं तो आप चेंज कर सकते हो। या अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ज़रूरत है चेंज करने की, वो सेट नहीं बैठ रहे तो कर सकते हैं। जैसे आप अपना टाइम जो है वो कभी चेंज कर देते हो क्योंकि आप कंड्यूसिव नहीं हो पाते हो उस पर्टिकुलर, तो आप चेंज कर सकते हो, या नीड है। और उसके अलावा इट विल रिजल्ट इन मोर फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल अफेयर इन द बिजनेस। इसकी वजह से ज़्यादा अच्छे से हमें बिजनेस के जो फाइनेंशियल अफेयर हैं वो पता चलते हैं अगर हमें कंसिस्टेंसी या एक सेम प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं तो। नेक्स्ट आ जाता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। देखिए, यही आपका मेन टॉपिक जो है ये गिवन है, ठीक है? तो यही आपका मेन टॉपिक जो है ये गिवन है आपको इन पर्टिकुलर ये जो पर्टिकुलर सिलेबस है, इसमें ये मेन टॉपिक है। और अगर आपको ये समझ आ गया तो समझिए आपको अकाउंटिंग ही समझ आ गई, ठीक है? क्योंकि पूरी अकाउंटिंग इन पे ही बेस्ड है। अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इन पे बेस्ड है और क्वेश्चंस भी इन्हीं से आते हैं। अब इस पर्टिकुलर के रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। इस लेक्चर में मैंने इसलिए नहीं डाले क्योंकि और ज़्यादा डिटेल में आपको कुछ टॉपिक कवर करने थे, उसके बाद जो है वो क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो आप पहले इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएंगे, छोटे मोटे 2-3 टॉपिक है, उसके बाद आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप देखोगे इन 2 वीडियो से ही आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, ठीक है? तो ये इसलिए वीडियो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग वाली। नेक्स्ट आ जाता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। देखिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है? 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है प्रिंसिपल्स को। हमने देखा था प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कुछ रूल्स या कुछ गाइडलाइंस होते हैं जो अकाउंटिंग में आपको फॉलो करने होते हैं, तो ठीक है? तो ये कुछ रूल्स होते हैं या कुछ गाइडलाइंस होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं अकाउंटिंग के टाइम पे, अकाउंट्स बनाते टाइम पे। पहला है अकाउंटिंग कंसेप्ट जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, गोइंग कंसर्न, एक्रूअल कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी। गोइंग कंसर्न मतलब नियर फ्यूचर में आप बिजनेस को बंद नहीं करोगे। एक्रूअल मतलब ट्रांजैक्शन को तब रिकॉर्ड करना है जब आप उसमें एंटर हुए, ना कि जब सेटलमेंट हुई। यानी जब आपने कोई चीज़ बेची तभी या खरीदी तभी आपको रिकॉर्ड करना है, जब पैसे आए तब नहीं करना है, ठीक है? कंसिस्टेंसी मतलब एक बार जो प्रैक्टिस फॉलो कर ली, डिसाइड कर ली, उसी को फॉलो करना है। नेक्स्ट आ जाता है अकाउंटिंग कन्वेंशन। कन्वेंशन क्या होता है? जो कई सदियों से चला आता है, जो शायद रिटर्न में नहीं भी होगा लेकिन हम उसे प्रैक्टिस करते हैं, वो कन्वेंशन हो जाती है। जैसे बजट के टाइम पे हमें पता है हलवा सेरेमनी होती है, तो वो क्या है? क्या वो लिखी हुई है कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं, लेकिन वो एक प्रैक्टिस है जो कई सालों से हम फॉलो करते आ रहे हैं, तो वो कन्वेंशन हो जाती है, ठीक है? तो यही आ जाता है अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कन्वेंशन में पहला आ जाता है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसमें पिछली बार भी बहुत क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है? और इस बार भी बहुत हाई चांसेस है क्योंकि टॉपिक ही हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके मार्क कीजिएगा और बहुत अच्छे से समझिएगा इसको, ठीक है? इसमें आ जाता है सबसे पहले बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी, फिर मनी। देखिए, आप जब नाम पढ़ रहे हैं ना तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा एनालाइज कीजिए, बिजनेस एंटिटी क्या होगा, मनी मेजरमेंट क्या होगा, जिसको मनी में मेजर कर सकते हैं वही रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है? अकाउंटिंग पीरियड, देखिए
फुल डिस्क्लोजर, सब कुछ अच्छे से डिस्क्लोज करना है। मटीरियलिटी, जिसको मटीरियल वैल्यू होगी उसे। प्रूडेंस, कंजर्वेशन क्या है। हिस्टोरिकल कॉस्ट, मैचिंग कंसेप्ट, ड्यूल एस्पेक्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। ये क्या है, हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आ जाता है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। सबसे पहला क्या आ जाता है, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ये कहता है कि बिजनेस जो है ना, उसको सेपरेट एंटिटी लेना है ओनर से, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने एक फैक्ट्री खोली, तो फैक्ट्री में अगर मैं एक ऑनर हूँ, मान लीजिए अगर मेरा नाम है सीता, ठीक है। अगर सीता जो है वो फैक्ट्री की ओनर है, तो हमें फैक्ट्री को अलग से देखना है और सीता को अलग से देखना है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में अगर मेरे पास 10 करोड़ है, ठीक है, अगर मेरे पास 10 करोड़ है इस टाइम, तो फैक्ट्री में जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इस 10 करोड़ को इंक्लूड नहीं करना है। अगर इस फैक्ट्री की वैल्यू 2 करोड़ है तो इसी को इंक्लूड करना है। आई होप आपको समझ आया होगा कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस ओनर से अलग है, बिजनेस में ओनर को नहीं लेना है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए मुकेश अंबानी है, उनकी जियो की जो पर्टिकुलर कंपनी है, जियो की इंडस्ट्री है, तो ऐसा नहीं है कि उनका सिर्फ जियो में ही शेयर है, उनका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में भी बहुत शेयर है, उसके अलावा और भी बहुत चीज़ों में शेयर है। तो मुकेश अंबानी की अगर नेट वर्थ मान लीजिए 1000 करोड़ है, इतनी है नहीं है बट अगर मान लीजिए इतनी है, और जियो कंपनी की नेट वर्थ मान लीजिए 10 करोड़ है, तो हमें इस कंपनी की वैल्यू भी 100 करोड़ नहीं लेनी है, हमें 10 करोड़ ही लेनी है, चाहे इसके मालिक के पास कितना भी पैसा क्यों ना हो। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस जो है वो सेपरेट है उसके ओनर से। समझ आया, कितना सिंपल है, ऐसे 3 वर्ड्स हैं, बिजनेस अलग है ओनर से, बस इतना है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस ओनर से अलग है। नेक्स्ट आ जाता है, और इस पर क्वेश्चन भी आया है प्रीवियस ईयर में, आपको दिखाऊंगी, इतने ईजी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट नाम से ही पता चल रहा है कि ट्रांजैक्शन या इवेंट जिनको हम मनी में या मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड करते हैं वो मनी मेजरमेंट है। देखिए नाम से, इसके नाम से पूरी चीज़ जो है वो क्लियर हो गई है कि जिसकी मनी की वैल्यू होगी उसी को रिकॉर्ड करेंगे। पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड, थर्ड आ जाता है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या है। तो पीरियड का मतलब क्या होता है, कितनी जो लाइफ होती है उसकी, उसको छोटे छोटे इंटरवल्स में हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अगर एक अकाउंटिंग साइकिल है पूरा, तो उसको जो हम छोटे छोटे इंटरवल्स में जो हम डिवाइड कर देते हैं उसे हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। इनिशियल पीरियड, बिटवीन पीरियड, लेटर पीरियड। तो पीरियड का मतलब क्या होता है, इंटरवल, उसमें जो डिवाइड कर देते हैं पूरी एंटरप्राइज की लाइफ को, उसे अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। फिर फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर क्या है, सब कुछ अच्छे से डिस्क्लोज करना है, नाम से ही पता चल रहा है। फुल डिस्क्लोजर का क्या मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, जो लास्ट में हम बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है, जो बैलेंस शीट बनाते हैं, जो पूरी लास्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, उसको एंड में फुल्ली डिस्क्लोज करना है, सारी इन्फॉर्मेशन को करना है कि भाई प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितने एसेट्स हैं हमारे पास, कितनी लाइबिलिटी है हमारे पास, ठीक है। तो फुल डिस्क्लोज करना है एंड में। नेक्स्ट मटेरियलिटी कंसेप्ट। मटेरियलिटी कंसेप्ट पता है क्या कहता है, मटेरियलिटी कंसेप्ट कहता है कि वो आइटम या वो इवेंट जिनका कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट है उनको डिस्क्लोज कीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने 1 रुपये का ब्लेड लिया अपने काम के लिए, ठीक है, मैंने 5 रुपये की कोई नीडल ली। ये क्या आपको लगता है इतनी छोटी छोटी चीज़ें हमें इतनी बड़ी बड़ी बुक में, अगर अब मान लीजिए कोई बहुत बड़ी कंपनी है ना, बहुत बड़ी कंपनी है, जैसे जियो की कंपनी है, वहाँ पे जियो की कंपनी में अगर मैंने कोई छोटी मोटी चीज़ ले ली, 1 रुपये का ब्लेड ले लिया, तो क्या आप इसे रिकॉर्ड करोगे इतनी बड़ी कंपनी की बुक्स में? नहीं करोगे ना, क्योंकि इनकी सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं है वहाँ पे। तो मटीरियलिटी कंसेप्ट कहता है कि वो आइटम, वो इवेंट जिनकी सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है उन्हीं को डिस्क्लोज कीजिए। ऐसा नहीं 1 रुपये का कुछ ले रहे हैं, 2 रुपये का कुछ ले रहे हैं तो वो भी रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है प्रूडेंस कंसेप्ट, कंजर्वेशन कंसेप्ट। कंजर्वेशन क्या कहता है, कंजर्व होके चलिए, यानी अगर आपको लग रहा है, आपने सोचा कि ठीक है मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है, मुझे लग रहा है कि आने वाले 1 साल में मेरे बिज़नेस जो है उसकी वैल्यू 1 करोड़ हो जाएगी, तो मैं एक काम करता हूँ, अभी से अपने जो रिकॉर्ड्स हैं उनमें 1 करोड़ ऐड कर लेता हूँ, तो मैं करोड़पति दिखूँगा सबको, है ना, मेरा सोसाइटी में स्टेटस बहुत बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि मेरा नुकसान होने वाला है, ठीक है, मैं करोड़पति से लखपति बनने वाला हूँ, ठीक है, मेरा 1 करोड़ का नुकसान होने वाला है, तो वो आप ज़रूर दिखा दीजिए, समझे। यानी कंजर्वेशन या प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है कि अगर आपको लॉस दिख रहे हैं कि आपको फ्यूचर में लॉस होने वाले हैं, तो वो आप अपने रिकॉर्ड में दिखाइए कि मुझे लग रहा है कि मेरे को फ्यूचर में लॉस होने वाला है, लेकिन प्रॉफिट होने वाला है, तो वो आप नहीं दिखा सकते।
नेक्स्ट कहता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट जो है ये कहता है कि जो एसेट्स हैं, ठीक है, एसेट्स हैं जिनकी कोई वैल्यू है, उनको रिकॉर्ड करना है एट इट्स कॉस्ट प्राइस, उसको एक कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करना है, विच इज़ द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस डेप्रिसिएशन। ठीक है, जितनी भी उनकी कॉस्ट है, जो उसकी कीमत है, उस पर रिकॉर्ड करना है और उसमें डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना है। कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करके उसको रिकॉर्ड करना है, उसे कहते हैं कॉस्ट कंसेप्ट। अब इसको मैं समझाती हूँ कैसे। मान लीजिए आपने एक मशीन ली है ना, उसकी पहले कीमत कितनी थी, 10,000 रुपये थी। अब आपने 2 साल से उसे यूज़ कर रहे हो तो उसकी कीमत जो है वो 4,000 कम हो गई है, 4,000 कम हो गई है। तो अब आपको अगर अब आप उस वापस से अगर आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो अपनी बुक में, तो आप उसको 10,000 नहीं करोगे, आप उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे। ठीक है, 2 साल के बाद, 2 साल पहले उसकी कीमत 10,000 थी, लेकिन आज उसकी कीमत 10,000 नहीं है, आज उसमें 4,000 रुपये की कीमत कम होकर आज आप उसे 6,000 रुपये में शो करोगे। तो देखा कितने सिंपल है ये प्रिंसिपल्स, और यहीं से क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादा। देन मैचिंग, देखिए ये गलत हो गया है, इसको आप मैचिंग कर लीजिएगा। मैचिंग कंसेप्ट है, ठीक है, जब मैं PDF प्रोवाइड करूँगी तो मैं वहाँ पे इसे ठीक कर लूँगी। मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि कॉस्ट जो इनकर की है एक पर्टिकुलर पीरियड में, उसे उस साल के एक्सपेंस के अगेंस्ट दिखाओ। ठीक है, यानी उस साल के रेवेन्यू के अगेंस्ट दिखाओ। यानी अगर हमने इस साल इतनी इनकम हमारी आई, तो हमें एक्सपेंडिचर भी दिखाने हैं उतने, कि अगर हमारे पास इतनी इनकम आई है तो हमारे इतने खर्चे भी हुए हैं, अगर हमारा इतना रेवेन्यू हमें मिला है तो इतनी हमारी कॉस्ट भी लगी है, तब हम उसको प्रॉफिट निकालेंगे। कैसे, मैं दिखाती हूँ। देखिए, मान लीजिए आपने 2023 में एक बिज़नेस शुरू किया हुआ है, उसमें आपने देखा कि अभी तक आप कह रहे हो जो मेरा खर्चा हुआ है वो मान लीजिए 10 लाख का मेरा खर्चा हो गया और 20 लाख मुझे मिला है। तो आप क्या कहोगे कि मुझे 20 लाख का प्रॉफिट हुआ है? नहीं, आप कहोगे मुझे 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है। क्यों? क्योंकि 10 लाख का आपका खर्चा भी तो हुआ। अगर 20 लाख की आपको इनकम हुई है तो 10 लाख आपका खर्चा भी तो हुआ है। तो मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है, जो कॉस्ट इनकर हुई है, कॉस्ट यानी जो आपका एक्सपेंडिचर हुआ है पर्टिकुलर पीरियड में, उसको सेट करना है अगेंस्ट रेवेन्यू। इस 10 लाख को इस 20 लाख से एडजस्ट करना है, तभी आपको प्रॉफिट पता चलेगा कि आपका 10 लाख प्रॉफिट आया। राइट। नेक्स्ट आता है ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूल एस्पेक्ट क्या कहता है, हर एक ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट हैं, एक डेबिट है और एक क्रेडिट है। ठीक है, डेबिट क्रेडिट, जैसे अगर हम एसेट की बात करें या कैश की बात करें, अगर कैश आया तो डेबिट करेंगे, कैश गया तो क्रेडिट करेंगे। राइट। नेक्स्ट आता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। रेवेन्यू यानी इनकम, पैसा। तो रेवेन्यू जो है वो रिकॉग्नाइज्ड होगा पीरियड में जिसमें वो अर्न हुआ, वेदर इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर इट इज़ रिसीव्ड और नॉट। देखिए, आपने 2022 में, इसको ध्यान से पढ़िएगा, आपने 2022 में किसी को कोई चीज़ क्रेडिट पे दी थी। ठीक है, आप बिजनेसमैन हैं, आपने 10,000 रुपये की चीज़ जो है वो क्रेडिट पे दी थी। ठीक है, आपने उधार पे 10,000 रुपये का ट्रांजेक्शन की। ठीक है, 10,000 रुपये का आपने ट्रांजेक्शन की उधार पे, लेकिन आपको उस बंदे ने पैसा 2023 में दिया, उसने आपको पैसा 2023 में किया। अब रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट कहता है कि आप इस रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज्ड करोगे उस पीरियड में जहाँ पे वो अर्न हुआ। अर्न कब हुआ? 2022 में अर्न हुआ। तो क्या आप इस 10,000 रुपये को 2022 में दिखाओगे या 2023 में दिखाओगे? रिसीव कब हुआ? रिसीव हुआ 2023 में, लेकिन अर्न कब हुआ? 2022 में। तो आप इस पैसे को रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग 2022 में दिखाओगे, ना कि 2023 में। देखा कितना सिंपल है। नेक्स्ट आता है वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट क्या कहता है? वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट कहता है कि देयर मस्ट बी ऑब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन जो कि वेरीफाई करें। मतलब आपके पास कुछ एविडेंस होने चाहिए जो आपकी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करें, तो आपको अपने पास वो रिकॉर्ड्स रखने हैं। तो वेरीफाइबल ऑब्जेक्ट कंसेप्ट ये कहता है कि आपके पास हर एक ट्रांजैक्शन का एक रिकॉर्ड होना चाहिए, तभी तो हम बुक्स बनाते हैं, तभी तो हम जर्नल बनाते हैं, तभी तो हम लेजर बनाते हैं, तभी तो हम ट्रायल बैलेंस के थ्रू उन्हें चेक करते हैं कि ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस जो हैं उनका एक रिकॉर्ड हो। ठीक है, और फिर हम उन्हें वेरीफाई भी करते हैं कि क्या वो सही है या गलत है, और फिर हम फाइनली देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं जर्नल। ठीक है, जर्नल में सारे अकाउंट आते हैं, फिर लेजर, अलग अलग अकाउंट्स आते हैं, फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ चेक करने के लिए बनाते हैं कि जो हमने रिकॉर्ड किया है वो सही से रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ है। फिर हम बनाते हैं, नेक्स्ट हम क्या बनाते हैं, नेक्स्ट हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 चीज़ें आती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फिर बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या बनाते हैं,
ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग बनाते हैं डायरेक्ट खर्चे। ट्रेडिंग अकाउंट में हम अपने सारे डायरेक्ट खर्चे और डायरेक्ट जो हमारे इनकम है उनको डालते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंडिचर को डालते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में हम इनडायरेक्ट को डालते हैं, इनडायरेक्ट खर्चे हुए या कुछ इनडायरेक्ट हमें फ़ायदे हुए उनको डालते हैं। और बैलेंस शीट में हम लास्ट में देखते हैं कि हमारे पास कितने एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, कितने एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटी हैं। ठीक है, ये हम देखते हैं। तो ये थे प्रिंसिपल्स, आई होप समझ आ गए होंगे, बहुत बहुत क्लियरली आपको समझाए हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको इनमें कोई भी डिफरेंस कोई भी डाउट होगा। अगर है तो आप फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, बहुत ईजी है ये। नेक्स्ट आता है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, जो हम बीच में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे सेपरेटली पढ़ेंगे कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है। देखिए, एक अकाउंटिंग होती है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक होती है एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश में नाम से पता चल रहा है सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, लेकिन एक्रूवल में कैश और क्रेडिट जो आपने उधार में दिया दोनों ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे जब आपके पास कैश आया ना, वही ट्रांजैक्शन इसमें आप रिकॉर्ड करते हो, लेकिन यहाँ पे अगर आपने कोई चीज़ उधार पे दी है वो भी आप रिकॉर्ड करोगे कि हाँ मुझे उससे इतना पैसा मिलना है अभी, या मैंने किसी को इतना पैसा देना है, तो इसमें दोनों ट्रांजेक्शन्स आ जाएंगी। अब यहाँ पे प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग, देखिए ये क्या होता है। प्रीपेड होता है पहले दे देना। जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि आपको एक पर्टिकुलर बिल पे करना था इलेक्ट्रिसिटी का, आपने कहा कि मैं पूरे साल का अभी दे देता हूँ। एक बेसिक बिल होता है जो आपको देना ही देना होता है, उसके अलावा जो एडिशनल आपका खर्चा आया है वो आपको अलग से देना पड़ता है, लेकिन आपने एक बेसिक बिल जो है वो आपने कहा कि मैं पूरे साल का पहले देना चाहता हूँ, तो वो जो प्रीपेड है, जो पहले दिया आपने, उसे कहेंगे प्रीपेड। और आउटस्टैंडिंग मतलब अभी रहता है, आपने दिया नहीं है, ठीक है, अभी आपके ऊपर उधार है, आउटस्टैंडिंग है, अभी तक आपने उसे नहीं दिया है, वो होता है आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट आ जाता है एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड। देखिए, एक होता है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का क्या मतलब होता है, एक्रूड इनकम जो आपको मिलनी है। मिलनी है मतलब मैंने आपको कहा कि आपने 10,000 रुपये की ट्रांजैक्शन 2022 में की थी, 10,000 रुपये की थी, आपने 10,000 रुपये की चीज़ें बेची थी, लेकिन आपको पैसा जो है वो 2023 में मिलेगा, तो ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए एक एसेट है ना। तो आपको ये बेसिकली एसेट है आपके लिए, क्योंकि आपको ये इनकम अभी मिलनी है, ये आपको मिलनी है। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जो आपको एडवांस में मिल गई है, अब आपके लिए लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपका घर है, आपने उसको रेंट पे दिया हुआ है, उस बंदे ने कहा कि अगर आप महीने का 5,000 रुपये रेंट दे रहे हैं तो मैं आपको 6 महीने का रेंट एडवांस में दे देता हूँ, ठीक है, मैं आपको अभी 30,000 रुपये दे देता हूँ। अब आपने एक ही बार में 30,000 ले लिया, तो ये अब आपके ऊपर एक लाइबिलिटी है कि आप उसको 6 महीने तक घर से बाहर नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि आपने एडवांस में इनकम रिसीव कर दी है। लेकिन एक्रूड इनकम है, उस बंदे ने कहा कि मेरे पास अभी जो है, अगर मान लीजिए दूसरा आपका किराएदार है, उसने अगर आपको बोला कि मेरी इनकम नहीं आई है, मेरी पे नहीं आई है, मैं आपको नेक्स्ट मंथ जो है वो इकट्ठी दे दूंगा, तो वो आपके लिए एक्रूड इनकम है। क्यों? क्योंकि वो आपको भी मिलनी है। ठीक है, तो आई होप ये आपको एक कंसेप्ट क्लियर होंगे कि एक प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब जो आपने खर्चे पहले ही कर दिए हैं। जैसे अगर वो जिसने रेंट दिया अगर उसने एडवांस में दे दिया तो उसने पहले ही सारे खर्चे कर दिए, ठीक है, तो उस रेंट जिसने दिया उसके हिसाब से देखें तो वो प्रीपेड एक्सपेंस है। लेकिन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, अगर किसी ने बोला कि मैं आपको अभी मेरी पे नहीं आई है, मैं नेक्स्ट मंथ आपको दोनों महीने का रेंट दे दूंगा, तो उसका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, उसने अभी देना है। तो प्रीपेड जो दे दिया पहले से खर्चा, आउटस्टैंडिंग जो देना है, एक्रूड इनकम जो मिलनी है, और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मतलब जो हमें एडवांस में इनकम मिल गई है। तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है कि प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आर अकाउंटेड फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि जो हमें पहले से हमने खर्चे कर दिए हैं या जो हमने करने हैं वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में तो आएगा। और जो हमें इनकम मिलनी है, एक्रूड इनकम, और जो इनकम हमें एडवांस में मिल गई है, जो मिलनी है या जो मिल गई है, उसको हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए एक एसेट है, ये हमारे लिए क्या है, एक एसेट है। और एसेट कहाँ आता है, बैलेंस शीट में आता है। एसेट कहाँ आता है, बैलेंस शीट में आता है। और एक्सपेंस कहाँ आते हैं, हमारे जो खर्चे होते हैं वो कहाँ आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में आए। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आए, क्योंकि ये इनडायरेक्ट है, आप वहाँ पे रह रहे हो, कहीं पे रेंट दे रहे हो, तो वो आपका एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालोगे। और एसेट्स जो है उनको हम बैलेंस शीट में डालते हैं, और इनकम क्या है, एसेट है, इसलिए हमने इसे बैलेंस शीट में डाला, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग।
और अगर कैश अकाउंटिंग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में देखें तो जो प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, जो खर्चे हैं, उनको हम एडजस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। सिमिलरली ये जो इनकम है, इनको भी हम एडजस्ट नहीं करते हैं, तो कैश में ये सब नहीं आएंगे, ठीक है। कैश में क्या आएगा, सिर्फ जो कैश में ट्रांजेक्शन हो। देखो मिलने हैं या एडवांस में मिल गए, ये सब चीज़ें जो हैं वो कैश अकाउंटिंग में नहीं आएंगी, ये सब एक्रूवल में आएंगी, राइट। नेक्स्ट आ जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, देखो बहुत इजी है, बहुत बहुत ज़्यादा इजी है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, अकाउंटिंग इक्वेशन में बेसिकली एक चीज़ आपको याद रखना कि जो चीज़ लेफ्ट हैंड साइड है वही चीज़ राइट हैंड साइड होनी चाहिए। बस आपको इतनी चीज़ याद रखनी है कि जो चीज़ लेफ्ट हैंड साइड है वही चीज़ जो है वो राइट हैंड साइड होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो बेसिकली एक अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो सही है। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता है कि जो एसेट्स होते हैं, जो टोटल एसेट्स होते हैं, वो टोटल कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के इक्वल होने चाहिए, ठीक है। टोटल एसेट जो है वो टोटल कैपिटल प्लस टोटल लाइबिलिटी के बराबर होने चाहिए। उससे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो अकाउंटिंग इक्वेशन का दूसरा नाम है बैलेंस शीट इक्वेशन। आप अपने नोट्स में इसको डाल लीजिए। अकाउंटिंग इक्वेशन को हम लोग बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया तो उस टाइम आप ये मत कहिएगा कि बताया नहीं गया। तो अकाउंटिंग इक्वेशन को हम लोग बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें बेसिकली देखा जाता है कि जो हमारे एसेट्स हैं वो हमारी लाइबिलिटीज़ के बराबर हों, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल हो। उसके लिए हमें पहले ये पूरी इक्वेशन मैं आपको बताऊंगी कैसे जो है वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आती है। पहले आप तीन चीज़ें समझ लो जो यहाँ लिखी हैं। लिखी क्या है, एसेट्स जो है वो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के बराबर होने चाहिए। मतलब एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। कैसे, मैं बताती हूँ। जैसे मान लो 10 रुपये हैं, वो किसके बराबर होने चाहिए, 7 + 3। 7 + 3 करोगे तो क्या होगा, 10। तो 10 = 10, समझे। या हम ऐसे भी कह सकते हैं 10 = कैपिटल मान लीजिए 6 थे और लाइबिलिटी मान लीजिए 4 थे, तो भी 10 = 10। अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन सही है। अब मैं आपको बताऊंगी कैसे, लेकिन पहले आप तीन टर्म को समझिए। एसेट क्या है, कैपिटल क्या है और लाइबिलिटी क्या है। एसेट क्या होता है, एसेट रिसोर्सेज है। बिजनेस के पास जो भी रिसोर्सेज हैं, यानी जो भी प्रॉपर्टी है, जो उसका लीगल राइट है, उसे हम एसेट कहेंगे। एसेट क्या है, जैसे किसी के पास कैश है, ठीक है, कैश है, पैसा है, एसेट है। कोई स्टॉक बच गया बिजनेस के पास, उसने कुछ जो है वो सामान बेच दिया, जो थोड़ा बहुत रहता है, वो उसके लिए एसेट है। उसके बाद मान लीजिए कैश है, स्टॉक है। अगर कोई फर्नीचर है तो वो भी उसके पास क्या है, एसेट है। उसके अलावा अगर कोई डेटर्स है, डेटर्स कौन होते हैं, जिन्होंने हमें पैसा देना होता है, ठीक है। डेटर्स कौन है, जिन्होंने हमें पैसा देना है। डेटर्स हैं जिन्होंने हमें पैसा देना है। अब जिन्होंने हमें पैसा देना है, हमारे लिए तो एसेट है ना, क्यों, क्योंकि उनसे हमें क्या मिलेगा, कैश मिलेगा। तो ये सब होते हैं एसेट्स। एसेट्स क्या है, रिसोर्सेज हैं, जिनसे जो बिजनेस के रिसोर्सेज हैं उन्हें एसेट कहते हैं। ये वो प्रॉपर्टी हैं, लीगल राइट हैं जो बिजनेस के पास होते हैं, जिनको हम मनी की टर्म में मेजर कर सकते हैं। तो आई होप ये क्लियर होगा एसेट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लाइबिलिटी। देखिए लाइबिलिटी आपको पता है, आपके ऊपर जो उधार है ना, जो आपकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है किसी भी एंटरप्राइज की, हमें अपनी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है, हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। बिजनेस अलग है ओनर से। ये कौन से कंसेप्ट में आता था, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में। किस में आता था, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था। तो हमें सारी ट्रांजैक्शन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है। अगर बिजनेस ने किसी को पैसा देना है, किसी से उधार लिया है, बिजनेस के ऊपर कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है किसी एंटरप्राइज के ऊपर, तो उसे हम कहेंगे लाइबिलिटी। और कैपिटल क्या होता है, कैपिटल मतलब जो टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है ओनर के द्वारा। अब मान लीजिए मुकेश अंबानी ने जियो कंपनी में पैसा लगाया 10 करोड़, ठीक है। मुकेश अंबानी ने जियो कंपनी में 10 करोड़ पैसा लगाया, तो मुकेश अंबानी जो है वो बिजनेस के लिए क्या है, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। क्यों, क्योंकि जियो कंपनी ने उतना पैसा वापस कमा के मुकेश अंबानी को देना भी तो है। तो बिजनेस के लिए मुकेश अंबानी ने जो लगाया वो कैपिटल है। बिजनेस के लिए जियो कंपनी में जो मुकेश अंबानी ने लगाया है वो क्या है, कैपिटल है। उन्होंने जो 10 करोड़ लगाया वो कंपनी के लिए क्या है, कंपनी के अंदर कैपिटल आया। लेकिन ये कैपिटल क्या है, ये कैपिटल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइबिलिटी है। क्यों, क्योंकि बिजनेस ने ये 10 करोड़ वापस मुकेश अंबानी को कमा के देना है प्रॉफिट के साथ। समझ आया, मुकेश अंबानी ने 10 करोड़ दिया बिजनेस शुरू करने में, तो बिजनेस मुकेश अंबानी ने 10 करोड़ का कैपिटल लगाया, ये कहेंगे कैपिटल। ये जो 10 करोड़ है ना, ये क्या है, ये कैपिटल है। ये क्या है, कैपिटल है।
लेकिन बिजनेस ने 10 करोड़ मुकेश अंबानी को वापस कमा के देना है, ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एक लाइबिलिटी है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एक लाइबिलिटी है। तो एसेट्स क्या है, जो भी रिसोर्सेज हैं बिजनेस के लिए, लाइबिलिटीज़ क्या है, जो ऑब्लिगेशंस हैं जो देनी है, और कैपिटल क्या है, जो भी ओनर ने इन्वेस्ट किया बिजनेस में उसे कैपिटल कहते हैं। अब अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बराबर होती है मैं बताती हूँ। देखिए क्या होता है, देखिए अगर हम मान लीजिए आपके पास एसेट्स हैं। हमने कहा एसेट्स जो हैं वो किसके इक्वल होने चाहिए, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के। ठीक है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के इक्वल होने चाहिए। एसेट्स क्या होते हैं, कैश होता है। ठीक है, एसेट क्या है, कैश होता है, और क्या होता है, स्टॉक होता है, डेटर्स होते हैं, फर्नीचर होता है, ये सब जो है वो एसेट्स हैं। ये सब क्या है, एसेट्स हैं। मान लीजिए जब आपने बिजनेस शुरू किया तो आपके पास 5,000 रुपये था। ठीक है, आपने बिजनेस जब शुरू किया तो आपने 5,000 रुपये बिजनेस में इन्वेस्ट किए। आपने 5,000 रुपये बिजनेस में इन्वेस्ट किए तो आपके पास यहाँ आ जाएगा, आपके पास कैपिटल कितना था, 5,000। अभी तक आपके पास 5,000 है प्लस 0, तो टोटल कितना है, इस साइड पे कितना है 5,000, और इस साइड पे भी कितना है 5,000। दोनों साइड बराबर है, बराबर है। चलिए अब हम देखते हैं कि अब मान लीजिए आपने क्या किया, आपने कोई स्टॉक खरीदा, कोई गुड्स खरीदी। गुड्स कितने की खरीदी, मान लीजिए 1,000 रुपये की आपने गुड्स खरीदी। 1,000 रुपये की आपने गुड्स खरीदी, तो आप 1,000 रुपये की गुड्स खरीदी तो 1,000 रुपये कैश कम हो गया। अगर आप 1,000 रुपये का सामान लेते हैं तो 1,000 रुपये देते भी तो हैं, पैसे भी तो देंगे। तो 1,000 रुपये की चीज़ खरीदी, 1,000 रुपये का कैश ख़त्म हुआ, तो कितना हुआ, 5,000 में से 1,000 माइनस करेंगे 4,000, लेकिन 5,000 में वापस 1,000 रुपये ऐड कर देंगे तो 5,000। यानी अभी यहाँ पर 5,000 जो है, यहाँ पर 5,000 है और यहाँ पर भी 5,000 है, कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि दोनों चीज़ें एक ही तरफ बैलेंस हो गई। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपने क्या किया, आपने गुड्स तो खरीदी लेकिन उधार पे खरीदी। आपने गुड्स खरीदी लेकिन उधार पे खरीदी, यानी आपने 500 रुपये की चीज़ और खरीदी। आपने 500 रुपये की चीज़ और खरीदी, लेकिन अब आपके पैसे कैश से कम नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि आपने कैश दिया ही नहीं, आपने उधार पे खरीदी गुड्स। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे लाइबिलिटी में अपना 500 रुपये डाल देंगे। एक सेकेंड, मैं आपको दूसरे कलर से इसको करके बताती हूँ। ठीक है, चलिए आपने गुड्स खरीदी इस बार, लेकिन अब आपने 500 रुपये की उधार पे गुड्स खरीदी। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे आपके पास उधार का जो है वो 500 रुपये बढ़ जाएगा। ठीक है, उधार का 500 रुपये बढ़ जाएगा। तो अब टोटल कितना हुआ, टोटल हो गया, इस तरफ आ गया 5,500, और इस तरफ जो है वो भी कितना आ गया 5,500। इस तरफ भी कितना आया 5,500, इस तरफ भी 5,500 आया। अब मान लीजिए आपने उधार वापस दिया, अब मान लीजिए आपने उधार वापस दे दिया, पे टू क्रेडिटर। जब आप क्रेडिटर को पे करेंगे, जब आप क्रेडिटर जो है उसको पे करेंगे, तो क्या आपका 500 रुपये कम होगा कैश में से, क्या आपका कैश में से 500 रुपये कम होगा? आप कहेंगे यस मैम कम होगा। और क्या आपकी लाइबिलिटी कम होगी? होगी। क्यों? क्योंकि आपने तो वापस दे दिया, तो अब आपकी लाइबिलिटी कम हो जाएंगी कि नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। तो आपकी लाइबिलिटी भी कम हुई, आपका कैश भी कम हुआ। अब कितना पैसा वापस बचा यहाँ पे, अब कितना पैसा आपके पास बचा, यहाँ पे भी 5,000 बचा और यहाँ पे भी 5,000 बचा। तो क्या दोनों साइड्स बराबर हैं? बराबर है। आपने इतनी सारी ट्रांजैक्शंस की लेकिन फिर भी दोनों साइड बराबर हैं। अगर दोनों साइड बराबर आती हैं तो आपकी इक्वेशन सही है। ठीक है, फिर आपकी इक्वेशन जो है वो सही है। आपने 5,000 रुपये में बिजनेस शुरू किया था, ठीक है, जिसमें आपने पहले कोई चीज़ 1,000 रुपये का स्टॉक खरीदा। जब आपने पहले 1,000 रुपये का स्टॉक खरीदा तो आपने देखा कि अपने पास कैश भी कम हुई, तो दोनों को 5,000 बैलेंस किया, इस साइड भी 5,000, इस साइड भी 5,000। फिर आपने स्टॉक खरीदा लेकिन इस बार आपने उधार पे खरीदा, तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ी। जब आपने उसे पे कर दिया तो दोनों साइड बराबर। आई होप ये आपको क्लियर होगा, बहुत ही आसानी से आपको ये समझाया गया है। तो ये था हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन, दैट इज एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। एसेट्स किसके बराबर है? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के बराबर होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको समझ आया होगा। बहुत ही सिंपल से जो है आपको समझाया गया है।
आप इसे शेयर कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारा ही सिलेबस कवर कराया जाएगा, ठीक है, और इतने ही अच्छे तरीके से कराया जाएगा जितना आपको समझ आए। थैंक यू सो मच।